स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और साथ साथ अभी के समय में आम जनजीवन उससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए भी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको आज हम लोग देखेंगे और इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ बड़ा व्यापक महत्व रखता है भारत के संदर्भ में और इसके आर्थिक प्रभाव भी बड़े व्यापक देखने को मिलते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आज हम लोग पश्चिमी विक्षोभ की संपूर्ण क्रियाविधि और उसके पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने की कोशिश करेंगे। ये मेंस का एक प्रमुख टॉपिक है और इससे लगातार प्रश्न पूछे जाने की परिपाटी रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये मूल रूप से पश्चिम के क्षेत्रों में उत्पन्न होता है और भारत के क्षेत्रों तक आता है। ये मूल रूप से एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, इन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है और यहां पर दो प्रकार की हवाएं जब आपस में टकराती है तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब अपने ढाल के सहारे ऊपर उठ रहा होता है तो उपोष्ण पछुआ जट पवन इसको वहां से खींचकर भारतीय भूभाग तक लेकर आता है। सामान्य शब्दों में अगर जो समझें तो ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी के आसपास उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के कारण ये हवाएं ऊपर उठती हैं और जब हवाएं ऊपर उठती है तो उपोष्ण पछुआ जेट इसको वहां से खींचकर भारतीय भूभाग तक ले आता है। और चूंकि ये मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी के आसपास उत्पन्न होता है तो इसलिए इन पवनों में आर्द्रता भी व्यापक पैमाने पर होती है और वहां से उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम पवन जो है वो इसको इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक लाता है। भारतीय भूभाग तक मुख्य रूप से दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने तक इसका प्रभाव होता है और एक बार जब ये उत्पन्न होता है तो लगभग 3 से 5 दिन या कई कई बार 7 दिन तक की भी स्थिति देखने को मिलती है। तो भारतीय भूभाग में इससे वर्षा होती है, पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बर्फबारी होती है। आप कहें तो पंजाब के क्षेत्रों में लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है और जैसे जैसे धीरे धीरे करके ये पूरब की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा तक आते आते इसका प्रभाव काफी कम हो जाता है और लगभग 4 सेंटीमीटर वर्षा की स्थिति देखने को रह जाती। कुल वर्षा, भारत के कुल वार्षिक वर्षा वितरण के संदर्भ में इसकी उपयोगिता को समझें तो लगभग 3% वर्षा हमें इससे प्राप्त होती है, लेकिन इसके परिणाम काफी दूरगामी है। इस संदर्भ में दूरगामी है कि ये भारत के उत्तरी मैदानों में रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक भी होता है और कई बार हानिकारक भी होता है, लेकिन ज्यादातर लाभदायक होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इससे बर्फबारी होती है जिससे नदियां सदाबहार बनी रहती है। बर्फबारी के कारण ग्लेशियर रिचार्ज हो जाता है और ग्लेशियर से नदियां जो हिमालय से निकलने वाली हैं वो सदाबहार बनी रहती है। हिमालयी क्षेत्र में जो फसल होते हैं, सेब वगैरह की खेती जो होती है, उनके लिए ये लाभदायक होते हैं। तो चलिए इसकी संपूर्ण परिपाटी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पवनें ऊपर उठती है, फ्रंटोजेनेसिस होता है। दो स्वभाव की, दो प्रकृति की पवनें जब आपस में टकराती है तो ढाल के सहारे ऊपर उठती है और चक्रवातीय कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। तो ये पवनें ऊपर उठती है जहां उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम इसको खींचकर और भारत के क्षेत्र तक लाता है। जैसा आप देख रहे हैं इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये भारत के क्षेत्र में प्रवेश करता है। चूंकि मेडिटेरेनियन सी के आसपास इसकी उत्पत्ति हो रही है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी के आसपास से ये गुजर रहा है तो इसमें आर्द्रता की मात्रा प्रारंभिक स्तर पर अच्छी होती है। लेकिन चूंकि इतने दूर तक ये ट्रेवल कर रहा होता है इसलिए ड्यूरिंग ट्रेवलिंग इसमें से व्यापक पैमाने पर वर्षा होती चली आती है जिससे इसकी आर्द्रता कम होती चली जाती है और भारत के क्षेत्र में ये बिहार के बॉर्डर एरिया तक या बिहार के क्षेत्रों तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। अभी के समय में आपने देखा होगा
कि विगत लगभग हफ्ते 10 दिनों से इस तरीके के कंडीशन बने हुए हैं जब हमारे यहाँ व्यापक पैमाने पर शीतलहरी चल रही है। शीतलहरी भी इसी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, और बड़े पैमाने पर शीतलहरी चल रही है, थोड़ी बहुत बारिश की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें इसी वेस्टर्ली या पछुआ पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य रूप से दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये 3-4 बार रिपीट होता हुआ दिखाई देता है, जिससे बड़े पैमाने पर फसलों को फायदा होता है। हम लोग इसके उत्पन्न होने की स्थितियों को जरा सा देखें। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये एक मौसमी प्रणाली है जो मुख्य रूप से भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के आसपास उत्पन्न होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, और इसके उत्पन्न होने के बाद ठंडी आर्द्र पवनें जो हैं वो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के द्वारा खींचकर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ, पूरब के क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। अब अगर जो हम इसकी बात करें तो देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर के क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। कम दबाव का क्षेत्र है, पहले भी हम लोगों ने इस पे बात की है। कम दबाव का क्षेत्र है, इसीलिए चक्रवातीय कंडीशन उत्पन्न होता है, और इसको पछुआ पवनें जो हैं वो खींचकर भारत के क्षेत्र तक लाती है, और भारत के क्षेत्रों तक इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इन हवाओं में बड़े पैमाने पर नमी होती है और हवाएं बहुत ठंडी भी होती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ये पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते चली जाती है, वैसे वैसे इसकी नमी कम होती चली जाती है और वर्षण भी कम देखने को मिलता है। आमतौर पर ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, थोड़े से भाग राजस्थान और बिहार के क्षेत्रों तक को प्रभावित करता है, और लगभग इससे 3 से 5 दिन की इसकी प्रभाविता रहती है। कई कई बार हफ्ते दिन की भी स्थिति होती है, और इसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है, अच्छी खासी वर्षा होती है। पंजाब के क्षेत्रों में तो 25 सेंटीमीटर तक वर्षा की स्थिति देखने को मिलती है। पर्वतों में, पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर बर्फबारी होती है, ठंडी हवाएं चलती है, जिसे कि हम लोग शीतलहर के रूप में जानते हैं। तो ये सारे इसके प्रभाव हैं, और इसके प्रभाव की अवधि की अगर जो हम बात करें और इसके प्रभाविता की बात करें, तो हमें सबसे पहले इसके सकारात्मक प्रभावों को देखने की आवश्यकता है इस पछुआ विक्षोभ के। तो पछुआ विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ के सकारात्मक प्रभावों को अगर जो हम अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले कृषि पे इसका बड़ा ही लाभदायक प्रभाव देखने को मिलता है। रबी की फसल को नमी प्राप्त होती है, उत्तर भारत में बारिश होती है, जो रबी की फसलों में खासकर गेहूं, जौ, सरसों, चना आदि को काफी लाभदायक, काफी लाभ प्रदान करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें तो दूसरा सर्वप्रमुख जो स्थिति होती है कि जल स्रोतों में वृद्धि होती है। जल स्रोत खास करके हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर रिचार्ज हो जाते हैं, और इन्हीं ग्लेशियर के रिचार्ज होने से हमारी हिमालयी नदियां जो हैं वो सदावाही बनी रहती है, और गंगा घाटी में बड़े पैमाने पर जलस्तर भी बहुत अच्छा बना रहता है, और सदावाही नदियों के कारण कृषि कार्य आदि भी बड़े पैमाने पर पूरे वर्ष चलते रहते हैं। ये इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा है। नदियां, झील, ये सब रिचार्ज करता है ये वर्षा, तो इस दृष्टिकोण से बड़ा ही उपयोगी है। दूसरा जो है वो मौसम में सुधार करता है। ठंडी हवाएं तापमान में गिरावट उत्पन्न करती है और मौसम को काफी हद तक करेक्ट करती है, और हमारे यहाँ जो ठंड, गर्मी और ये सारे मौसमी प्रणाली है उनको कमोबेश ये आप कह सकते हैं कि उनको कमोबेश ये व्यापक पैमाने पर परिचालित करती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद वायुमंडलीय शुद्धता के लिए भी बड़ी जिम्मेवार। आप देखिए ठंड के समय में बड़े पैमाने पर वायुमंडल में धूल कण और धुएं आदि की स्थिति बनी रहती है। ये अल्प वर्षा ही सही व्यापक पैमाने पर वायुमंडलीय शुद्धता के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेवार होती है और वायुमंडल को अपेक्षाकृत शुद्ध करती है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां वायु प्रदूषण बहुत होता है, वहां पर भी धूल धुआं की स्थिति को ये कम करती है। वर्षा के साथ साथ ये धूल धुएं की स्थिति धरती पर आ जाती है। हालांकि इसका एक नकारात्मक प्रभाव व्यापक पैमाने पर फसलों पर भी पड़ता है कि अत्यधिक यदि धूल धुएं की स्थिति है
और वो वर्षा के साथ फसलों पर कम वर्षा हुई और फसलों के ऊपरी परत पर ही रह जाए, पत्तों तक ही सिमट के रह जाए, वो धुल ना सके, तो वैसी स्थिति में पत्तों के क्लोरोफिल प्रभावित होते हैं और पौधे पीले पड़ के मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके वायुमंडल शुद्धता के लिए ये बहुत ही आवश्यक और आप एक तरीके से कहें तो उपयोगी होता है। इसके बाद की अगर जो बात करें तो हमें दिखता है इसके कुछ नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें। नकारात्मक प्रभाव देखिए, हर चीज का प्रॉस एंड कॉन्स होता है। इससे बड़े आर्थिक लाभ हमें मिलते हैं। कृषि के संदर्भ में आपने देखा कि रबी की फसलों को फायदा पहुंचाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि कार्य हो रहे हैं सेब वगैरह के, उसमें व्यापक पैमाने पर फायदा पहुंचाता है। जल स्रोतों को रिचार्ज करता है, ग्लेशियर को रिचार्ज करता है, नदी नाले तालाब इन सबों को रिचार्ज करता है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि वायुमंडल शुद्धता को व्यापक पैमाने पर लाता है। तो ये सारी चीजें तो लाता है, लेकिन इन सारी चीजों को लाने के क्रम में कई बार कुछ नकारात्मक स्थितियां भी उत्पन्न होती है, जिसे भी हमें देखने की जरूरत है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो कृषि पर कुछ नकारात्मक प्रभाव कई बार देखने को मिलता है। खास करके फसल चक्र के संदर्भ में फरवरी लास्ट के स्थिति में कई बार ये पश्चिमी विक्षोभ ओलावृष्टि के लिए उत्तरदायी हो जाता है और ये ओलावृष्टि तैयार फसलों को बड़े व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कई बार अत्यधिक वर्षा हो जाती है जिससे भी कि रबी की फसलों को नकारात्मक असर पड़ता है। चूंकि रबी की फसलों को सीमित मात्रा में ही बारिश की जरूरत है, पानी की आवश्यकता है, और उससे यदि अधिक हो गया पानी तो वो फसल पाला मार के खत्म हो जाता है या गल जाता है, इस तरीके की स्थिति होती है। तो अत्यधिक वर्षा कई बार अगर जो होती है तो वो फसलों के लिए नकारात्मक होती है। ठीक है, ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होता है जब वो तैयार होने की स्थिति होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सरसों में फूल आ गया और ओलावृष्टि हो गई तो उसकी डंठल बीच से ही टूट जाती है। गेहूं में गेहूं की फलियां आ गई और उसमें ओलावृष्टि हुई तो वो डंठल बीच से टूट जाते हैं और फसल पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति होती है। कई बार खेतों में अत्यधिक जल भराव की स्थिति होती है। जैसा कि मैंने कहा कि रबी की फसलों को सीमित मात्रा में ही जल की आवश्यकता होती है और अत्यधिक जल इनके लिए हानिकारक होता है। तो ये जब अत्यधिक होता है या ओलावृष्टि हो जाती है, वर्षा अत्यधिक होती है या ओलावृष्टि होती है, तब ये फसलों के लिए नकारात्मक होता है। अदरवाइज ये फसलों के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरी, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में अगर जो हम देखें तो भूस्खलन जैसी घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर देखने को मिलती है। खास करके हिमाचल प्रदेश में आप देखें क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में देखें, कई बार उत्तराखंड में देखें, तो इनके कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन की स्थिति होती है। और कई बार जब अत्यधिक वर्षा होती है तो नदियां भी उफान पर आ जाती है, जो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी हो सकती है। दूसरी बात इसके बाद की अगर जो करें तो यातायात और परिवहन के संदर्भ में भी कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है। अत्यधिक कोहरे के कारण यातायात प्रभावित होता है। खास करके उत्तर भारत में अत्यधिक कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बड़े पैमाने पर आप देखते होंगे कि ट्रेनें कई घंटे लेट चलने लगती है, हवाई जहाज वायु मार्ग जो है वो अवरुद्ध होता दिखाई देता है, सड़क मार्ग पर अत्यधिक कोहरे के कारण एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। अत्यधिक कोहरे से स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं कई बार उत्पन्न होती है कि इसके कारण उत्तरी भारत के क्षेत्र में बहुत ही गंभीर बड़े ही पैमाने पर तापमान में गिरावट आती है, जो ठंड, सर्दी, जुकाम और श्वसन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। विशेष रूप से वृद्ध और बच्चों के लिए यह मौसम कई बार काफी कठोर और कठिन हो जाता है। जब इसकी बारंबारता अधिक हो और ये लंबे समय तक चल जाता है तो बहुत परेशानी की स्थिति उत्पन्न होती है। बावजूद इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को देखें तो ये एक मौसमी प्रणाली है जो भारत को बड़े ही व्यापक पैमाने पर प्रभावित करती है। पश्चिमी विक्षोभ एक मौसमी प्रणाली है जो भारत को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के क्षेत्र में इसकी प्रभाविता बहुत देखने को मिलती है। इसकी प्रभाविता के व्यापक सकारात्मक प्रभाव हैं, व्यापक आर्थिक महत्व भी है। साथ साथ इसकी अत्यधिक स्थिति उत्पन्न होने पर कई बार यह नकारात्मक प्रभाव के साथ भी दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर अगर जो हम बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ एक मौसमी प्रक्रिया है
जो भारत के क्षेत्र को दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने तक, कमोबेश मार्च के भी फर्स्ट वीक में कई बार दिखाई दे जाता है, तो इस तरीके से प्रभावित करता है, जिससे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा, हिमपात जैसी और अत्यधिक ठंडक जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो तत्कालीन समय में हो रहे रबी की फसलों और बागवानी फसलों, जो हिमाचल के क्षेत्र में, कश्मीर के क्षेत्र में जो फल वगैरह की फसलें हैं, उनको व्यापक पैमाने पर प्रभावित करता है। ज्यादातर सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कई बार अत्यधिक इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब जरूरत से ज्यादा देखने को मिलता है इसकी प्रभाविता, तो वैसी स्थिति में कई बार नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है, जो किसी भी प्रणाली, मौसमी प्रणाली में हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी क्षेत्रों के लिए फसल चक्र को व्यापक पैमाने पर बनाए रखने और अच्छे फसल की उत्पादकता के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये फसलों के साथ जुड़ा हुआ एक मौसमी प्रणाली है।